बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में हम चैप्टर नंबर 4 वर्क एंड एनर्जी के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो सिर्फ वही मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे जो कि रिड्यूस सिलेबस के अंदर इंक्लूडेड हैं। तो फर्स्ट एमसीक्यू के ऊपर चलते हैं। फर्स्ट एमसीक्यू की स्टेटमेंट है, यू पुश अ हैवी क्रेट डाउन अ रैंप एट कांस्टेंट वेलोसिटी, ओनली 4 फोर्सेस एक्ट ऑन अ क्रेट, व्हिच फोर्स डज द ग्रेटेस्ट मैग्नीट्यूड ऑफ वर्क ऑन अ क्रेट। वो कह रहा है कि आप जो है वो एक रैम्प को जो है वो नीचे लेकर आ रहे हैं कांस्टेंट वेलोसिटी से, ओनली 4 फोर्सेस एक्ट कर रही हैं क्रेट के ऊपर। तो कौन सी फोर्स है उसका मैग्नीट्यूड ग्रेटर होगा ये आपने बताना है। 4 फोर्स हमें ऑप्शन गिवन किए गए हैं, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, फोर्स ऑफ ग्रेविटी, नॉर्मल फोर्स, फोर्स यू पुशिंग। तो इसको थोड़ा सा हम लोग जो है वो ट्रैग्नोमेट्रिकली देख लेते हैं। देखें, लेट करें कि ये मेरे पास एक क्रेट है जो कि रैम्प से नीचे आ रहा है, तो उसको नीचे लाने के लिए हम एक फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। वो हमारे पास क्या है, फोर्स यू पुशिंग, यानी कि उसी फोर्स हम इसको पुश करके नीचे लेकर आ रहे हैं, राइट। तो ये हमारे पास जो है ये जो फोर्स ऑफ पुशिंग है ये जा रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, फ्रिक्शन हमारे पास एक्ट कर रहा है अपवर्ड डायरेक्शन में, क्योंकि जब मोशन करेगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में तो हमारे पास रिएक्शन फोर्स जनरेट हो जाती है मोशन की, दैट इज कॉल्ड द फ्रिक्शन। वेट एक्ट कर रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में और नॉर्मल फोर्स एक्ट करती है सरफेस के परपेंडिकुलर। सही, अब हम लोग चलते हैं 4 ऑप्शन की तरफ। तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन और फोर्स यू पुशिंग ही हमारे पास दो ऐसी चीज़ें हैं जो कि जो है वो जनरेट करा सकती हैं मोशन को, क्योंकि वेट और नॉर्मल रिएक्शन फोर्स तो हमारे पास बैलेंस्ड है। सही, तो मैं अगर यहाँ पर देखूँ ध्यान से तो मुझे ये नज़र आ रहा है कि क्योंकि आपके जो क्रेट है उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो जो हम फोर्स अप्लाई कर रहे होंगे वो कॉरस्पॉन्डिंगली हमारे पास क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, बिकॉज कांस्टेंट वेलोसिटी विल प्रोड्यूस नो एक्सेलरेशन। तो यहाँ हम लोग ने लिखा है, इन अबव केस वी आर फोर्सिंग द क्रेट एंड द वेलोसिटी ऑफ अ रैंप इज कांस्टेंट, सो देयर विल बी नो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड इन द क्रेट, सो द फोर्स वी अप्लाइंग हैव जीरो मैग्नीट्यूड। तो हम जो फोर्स अप्लाई करेंगे उसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, जीरो। ऑन द अदर हैंड काइनेटिक फ्रिक्शन इज गिवन एज, काइनेटिक फ्रिक्शन को अगर आप देखेंगे तो उसका फॉर्मूला होता है इक्वल्स टू न्यू आर, where nu is coefficient of kinetic friction and r is the normal reaction force whose magnitude is same as the weight, so we can say that magnitude of force of friction is greater than all of the given quantities, यानी कि फ्रिक्शन का जो मैग्नीट्यूड है वो सबसे ज्यादा हो जाएगा इस केस के अंदर। सही, ये हमारे पास है एमसीक्यू नंबर 1। फिर हम लोग चलते हैं सेकंड एमसीक्यू के ऊपर, दैट इज थर्ड एमसीक्यू। Escape velocity on the surface of Earth is 11.2 km per second. If the mass of the Earth increases to twice its value and the radius of Earth becomes half the escape velocity is, यानी कि ये कह रहा है कि अर्थ की सरफेस के ऊपर escape velocity कितनी है, 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। अगर आप मास ऑफ अर्थ को ट्वाइस कर दें और रेडियस को हाफ कर दें तो escape velocity क्या हो जाएगी ये आपने कैलकुलेट करना है, दैट इज 5.6, 11.2, 22.4 और 33.6 किलोमीटर पर सेकेंड। तो पहले तो escape velocity का थोड़ा सा फिनोमेना देख लीजिए। escape velocity क्या होती है, द वेलोसिटी रिक्वायर्ड टू escape द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ, ऐसी वेलोसिटी जो कि आपको ग्रेविटेशन फोर्स से बाहर निकाल दे, escape करवा दे, दैट इज कॉल्ड द escape velocity। लेकिन जैसे हम लोग ये एक मेरे पास सैटेलाइट है, इसको मैं इतनी वेलोसिटी प्रोवाइड करूंगा कि ये क्या हो जाएगा, ग्रेविटेशन फील्ड से क्या हो जाएगा, escape हो जाएगा। तो ये हमारे पास जो मैं इसको वेलोसिटी प्रोवाइड करूंगा दैट इज कॉल्ड द escape velocity। तो escape velocity का फॉर्मूला हम लोग देखते हैं, escape velocity दैट विल बी इक्वल्स टू अंडर रूट 2gme, वेयर m इक्वल्स टू मास ऑफ अर्थ एंड r इज रेडियस ऑफ अर्थ। कंडीशन क्या गिवन कर रहा है कि आपने मास ऑफ अर्थ को ट्वाइस कर देना है और रेडियस ऑफ अर्थ को हाफ कर देना है, 1/2। सही, तो ये मेरे पास देखें, ये डिवीजन में, ये मल्टीप्लिकेशन में आके इस 2 से मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। बाकी 2gme डिवाइड बाई r को मैंने क्या कर लिया, सेपरेट कर लिया। सही, दोबारा देख लीजिए, ये जो 2 है ये डिवीजन में, जब ये मल्टीप्लिकेशन में आएगा तो ये इस 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। बाकी ये वाला 2gme डिवाइडेड बाई r को मैंने क्या कर लिया, सेपरेट कर लिया। मेरे पास 4 का रूट कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट 2gme डिवाइड बाय r, ई हमारे पास किसके इक्वल है, escape velocity ऑफ द अर्थ के इक्वल है, दैट इज 11.2 गिवन किया हुआ है इसने कि escape velocity ऑफ द अर्थ सरफेस हमारे पास कितना है, 11.2। तो 2 को आप 11.2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको कितना हो जाएगा, 22.4 किलोमीटर पर सेकेंड। सो ऑप्शन सी इज आर करेक्ट ऑप्शन। सही, ये हमारे पास है सेकंड एमसीक्यू। फिर हम लोग चलते हैं थर्ड एमसीक्यू, दैट इज एमसीक्यू नंबर 4। एन एग्जांपल ऑफ नॉन कंजर्वेटिव फोर्स इज, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स कौन सी हो सकती है इनमें से, दैट इज इलेक्ट्रिक फोर्स, ग्रेविटेशन फोर्स, रीस्टोरिंग फोर्स इन स्ट्रिंग, मैग्नेटिक फोर्स। तो पहले तो बेटा हम यहाँ पर कंजर्वेटिव फोर्स के बारे में देख लेते हैं। लेकिन कंजर्वेटिव फोर्स क्या होती है, वर्क डन अलोंग अ क्लोज पाथ इज इक्वल टू जीरो। पहली कंडीशन क्या है कि अगर आपके पास जो वर्क आप क्लोज पाथ में करवा रहे हैं अगर वो जीरो के इक्वल हो जाता है तो फोर्स आपकी जो है वो कंजर्वेटिव होगी।
राइट। अगर आप दूसरा जो है वो देखेंगे तो वर्क डन इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ टेकन, यानी कि वर्क डन जो है वो पाथ के ऊपर डिपेंड नहीं करता, किसी भी रास्ते से आप उसको लेकर जाएंगे वर्क डन आपका सेम ही रहेगा, यानी कि उसका मैग्नीट्यूड सेम रहेगा। तो हमने यहाँ पर देखें मैग्नेटिक फोर्स को, अगर आप देखें मैं ये क्लोज लूप बना रहा हूँ, ये नॉर्थ से कहाँ जा रहा है आपका ऑब्जेक्ट साउथ की तरफ। ये देखें मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस कहाँ से जाती है, नॉर्थ से जाती है साउथ की तरफ। नॉर्थ से कहाँ जाएंगे, साउथ की तरफ। नॉर्थ से साउथ। तो मैं अगर यहाँ पर किसी भी नॉर्थ पोल को रख दूंगा तो वो क्या करेगा, इस डायरेक्शन में उसको जो है वो क्या करेगा, डिस्प्लेस करवाएगा, यूं इस तरीके से। तो फोर्स की डायरेक्शन भी यही है और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन भी यही है। तो मेरे पास क्या हो जाएगा, वर्क डन यहाँ पर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। यहाँ पर भी ऐसे होगा, यहाँ पर भी ऐसे होगा, और ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर पहुंच जाएगा। अगर मैं यहाँ से देख रहा हूँ तो अभी मेरे पास ऐसे ही है। तो मतलब कहने का ये है कि वर्क डन अलोंग अ क्लोज पाथ मेरे पास जीरो नहीं हो सकता, क्योंकि देखें वर्क डन तमाम जगह पे सेम है। अगर मेरे पास वर्क डन ऑपोजिट होगा तो मेरे पास वर्क डन जीरो होगा ना। यहाँ पर भी वर्क डन सेम है, यहाँ पर भी वर्क डन सेम है, यहाँ पर भी वर्क डन सेम है, और यहाँ पर भी वर्क डन मेरे पास क्या होगा, सेम होगा। तो अगर वर्क डन मेरे पास जीरो नहीं होगा तो फील्ड हमारे पास कंजर्वेटिव नहीं हो पाएगी। तो देखें फील्ड इज सेड टू बी कंजर्वेटिव इफ द वर्क डन अलोंग अ क्लोज पाथ इज इक्वल टू जीरो, ऑल्सो वर्क डन इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ टेकन। तो इन मैग्नेटिक फील्ड द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज इन द सेम डायरेक्शन। जो फोर्स अब मतलब मैग्नेटिक फोर्स और जो डिस्प्लेसमेंट होगी चार्ज की वो हमारे सॉरी मैग्नेट की वो क्या होगी, सेम डायरेक्शन में होगी। सो दैट्स व्हाई वर्क इज डन अलोंग अ क्लोज पाथ विल नॉट बी जीरो, क्योंकि अगर आपको वर्क डन जीरो कराना है तो एक वर्क अगर पॉजिटिव आ रहा है तो दूसरा नेगेटिव भी आना चाहिए ताकि वो एक दूसरे को कैंसिल आउट करें, जबकि यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा। सो ऑप्शन डी मैग्नेटिक फोर्सेज आर करेक्ट ऑप्शन। लेकिन बेटा ये देखिएगा कि हमारे पास वर्क डन इंडिपेंडेंट है पाथ टेकन के, तो यहाँ मैग्नेटिक फोर्स है, इसमें थोड़ा सा अनसर्टेनिटी होती है कि ये कंजर्वेटिव कुछ जो है वो कंजर्वेटिव प्रॉपर्टीज को भी रिप्रेजेंट करता है, कुछ नॉन कंजर्वेटिव प्रॉपर्टीज को भी रिप्रेजेंट करता है। क्योंकि अगर आप यहाँ पर वर्क डन देखेंगे इस क्लोज पाथ में, अगर मैं इसको यहाँ से लेकर जाऊंगा तब भी मेरे पास जो है वो सेम ही वर्क होगा, अगर मैं यहाँ से लेकर जाऊंगा तब भी सेम वर्क होगा। लेकिन फिलहाल हम लोग यहाँ पर कहेंगे कि मैग्नेटिक फोर्स हमारे पास जो है वो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है, बिकॉज बाकी तीनों फोर्सेस तो हमारे पास जो है वो कंजर्वेटिव हैं, बुक के अंदर मौजूद हैं, सिर्फ मैग्नेटिक फोर्स नहीं है। तो इसकी हमने जो है वो इंटरप्रिटेशन मैंने आपको बता दी है। सही, नेक्स्ट एमसीक्यू के ऊपर चलते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू है वर्क डन इज सेड टू बी नेगेटिव व्हेन एफ एंड डी आर दैट आर पैरेलल, एंटी पैरेलल, परपेंडिकुलर एट 45 डिग्री। तो देखें अगर आप देखें फोर्स अप्लाई कर रहे हैं और आपकी देखें मोशन, लेट करेंगे डिस्प्लेसमेंट आपकी फॉरवर्ड डायरेक्शन में है, मोशन का मतलब डिस्प्लेसमेंट आपकी फॉरवर्ड डायरेक्शन है और फ्रिक्शन एक करिए बैकवर्ड डायरेक्शन में। तो इस सिचुएशन में वर्क डन आपका हो जाता है नेगेटिव व्हेन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर एंटी पैरेलल टू ईच अदर। देखें as shown in figure, if the displacement and force is in opposite direction then work done is said to be negative। कैसे देखें, वर्क डन का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, एफ डी कॉज ऑफ थीटा, दैट इज कॉज ऑफ थीटा। देखें अगर मैं फ्रिक्शन और डिस्प्लेसमेंट की तरफ एंगल देखूं तो ये ऑपोजिट डायरेक्शन में है, एंटी पैरेलल है, एंटी पैरेलल हमारे पास क्या होता है 180 डिग्री। तो जब 180 डिग्री यहाँ पर पुट आउट करेंगे तो आपके पास कॉज 180 कितना हो जाएगा, -1। सो मैं कह सकता हूँ कि वर्क डन हमारे पास क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो हमारे पास जो है वो सेकंड ऑप्शन बी हमारे पास जो है वो करेक्ट ऑप्शन होगा, दैट इज एंटी पैरेलल। नेक्स्ट सब्जेक्ट पर चलते हैं। दैट एटमॉस्फेयर इज हेल्ड टू द अर्थ बाय, ऑप्शंस देख लें पहले, विंड्स, ग्रेविटी, क्लाउड्स, द रोटेशन ऑफ अर्थ। देखें सिंपल सी बात है कि एटमॉस्फेयर में हमारे पास नंबर ऑफ गैसेज हैं, ठीक है। तो एटमॉस्फेयर जो है क्योंकि मास गैसेज हैं, गैसेज का मास होता है, मास की वजह से क्या करेगी, ग्रेविटी उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी। सो विंड्स हमारे पास नहीं हो सकता, क्लाउड नहीं हो सकता, रोटेशन ऑफ अर्थ नहीं हो सकता, हमारे पास सिर्फ ऑप्शन कौन सा है, बी ऑप्शन सही है, ग्रेविटी। यहाँ देखिए मैं आपको दिखा रहा हूँ कि ये आपको ब्लू लाइन जो है, ये ब्लू लाइन आपको एटमॉस्फेयर दिखा रही है, और एटमॉस्फेयर जो है वो अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द अर्थ है, क्योंकि एटमॉस्फेयर जो है वो गैसेज से मिलकर बना हुआ है और गैसेस का मास होता है, और मास की वजह से इसके ऊपर जो है ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट करेगी अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, दैट इज F इक्वल्स टू GME इनटू M। यानी कि मास ऑफ अर्थ और एटमॉस्फेयर के मास के दरमियान जो है वो अट्रैक्टिव फोर्सेस जनरेट हो जाएंगी। So various atoms of gases present in the earth atmosphere has mass and a gravitational force act between these atoms and earth। यानी कि atoms of जो हमारे पास gases हैं उनके दरमियान और अर्थ के दरमियान जो attractive forces हो जाएंगी। Also this is the force which holds the various gases near the surface and atmosphere is present। यानी कि इसी ग्रेविटी की वजह से एटमॉस्फेयर जो है आपके अर्थ के नजदीक मौजूद है। सो बेस्ट पॉसिबल आंसर इज ऑप्शन बी, दैट इज ग्रेविटी, राइट। नेक्स्ट एमसीक्यू हमारे पास जो लास्ट एमसीक्यू है चैप्टर का, इफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल्स इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स आर डबल्ड वर्क वुड बी।
यानी कि अगर जो है वो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट को ट्वाइस कर दिया जाए और दोनों की डायरेक्शन सेम हो तो वर्क क्या हो जाएगा, डबल 4 टाइम हाफ 1/4 टाइम्स। सो देखिए वर्क हमारे पास क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। कॉज ऑफ थीटा हमारे पास क्या हो जाएगा, कॉज ऑफ थीटा तो हमारे पास 0 हो जाएगा, कॉज 0 1 हो जाएगा क्योंकि डायरेक्शन क्या है, सेम है। सो वो कह रहा है कि अगर फोर्स को भी ट्वाइस कर दिया जाए और डिस्प्लेसमेंट को भी ट्वाइस कर दिया जाए तो ये कितना हो जाएगा, 2 2 4 एंड फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट हमारे पास किसके इक्वल है, वर्क डन के इक्वल है। तो आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा, 4 टाइम्स हमारे पास जो है वर्क डन इंक्रीज हो जाएगा। सही, ये है हमारे पास एमसीक्यू ऑफ चैप्टर नंबर 4। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के ऊपर मैं जल्दी वर्किंग करके चैप्टर नंबर 5 को हम लोग स्टार्ट करेंगे। सही, अगर कोई कंफ्यूजन होती है आपको या कोई भी प्रॉब्लम होती है किसी भी टॉपिक से या इस एमसीक्यू से रिलेटेड या कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन से रिलेटेड या न्यूमेरिकल से या कुछ भी है तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं। मैं उसके ऊपर इंशाल्लाह या तो वीडियो अपलोड कर दूंगा या मैं फिर कमेंट्स में आंसर करने की कोशिश करूंगा। सही, थैंक यू वेरी मच एंड अल्लाह हाफिज़।